नमस्कार मित्रों। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जस्टिस इम्पीचमेंट प्रोसेस। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग कैसे लाया जाता है, ऐसी कौन सी घटना होती है, ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिस पे जस्टिस जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनके पद से टर्मिनेशन की जो प्रोसीडिंग होती है वो स्टार्ट होती है। आज हम लोग उसको बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा उद्देश्य किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य केवल इतना है, यहाँ पे स्टडी करना। तो जाने में अनजाने में कोई कहीं पर त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बेसिकली इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अभी बीते 14 मार्च को जिस दिन होली थी, उस दिन क्या होता है, रात में लगभग 11 बजे के आसपास जस्टिस यशवंत वर्मा का जो न्यू दिल्ली में स्थित आवास है, वहाँ पे क्या होता है, एक फायर एक्सीडेंट होता है, उनके घर में आग लगती है। तो वहाँ के जो जस्टिस यशवंत वर्मा के जो सर्वेंट्स हैं वो कॉल करते हैं, वो इसकी सूचना देते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको। तो उसके बाद क्या होता है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी इसकी सूचना देते हैं फायर ब्रिगेड को, वहाँ के पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना देते हैं। जब आग बुझाने के लिए वहाँ पे फायर कर्मी घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनको मिलता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में एक बड़े अमाउंट में वहाँ पे कैश मिलता है उनको। कुछ पार्ट जल चुके होते हैं, कुछ पार्ट जो है सभी वहाँ पे ऐसा रखे होते हैं। तो क्या होता है, वहाँ के फायर ब्रिगेड कर्मी जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं वो क्या क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं अपने ऊपर के अधिकारियों को। फिर क्या होता है, 15 मार्च को यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस और जस्टिस हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की मौजूदगी में वहाँ पे कंबाइंड विजिट होती है और वहाँ पे फोटोग्राफ्स और वीडियोस कलेक्ट किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पब्लिश है। और ये इमेज कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स जैसे द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको पब्लिश किया था, तो हमने ये कटिंग वहीं से अटैच किया है। फिर उसके बाद क्या होता है, 16 मार्च को, जब 15 मार्च को ये इसकी वीडियो फुटेज और एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और ये पाया जाता है कि वहाँ पे अमाउंट बरामद हुआ है, तो 16 मार्च को वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पे जो सर्वेंट हैं, जो कुक हैं, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले हैं या जो माली हैं, उनसे पूछताछ की जाती है और उनके पर्सनल सेक्रेटरी से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद क्या होता है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और साथ में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस उपाध्याय जो कि रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनकी मौजूदगी में वहाँ पे ये विजिट होती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैश बरामद हुआ है और एक बड़े अमाउंट में बरामद हुआ है। तो इसकी एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस और फिर उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बात होने लगती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो कि इनके जस्टिस यशवंत वर्मा को वहाँ से तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको फिर से ट्रांसफ़र करने की बात चलती है कि इसके पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्व कर चुके थे, जो उनका पेरेंट कोर्ट था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था। तो जब जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात चलने लगी तो वहाँ के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार काउंसिल के सदस्य, वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन थोड़ी ना है, वहाँ पे किसी भी करप्ट ऑफिसर को लाके बिठा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो उनके क्लाइंट्स आएंगे उनको ये समझाना मुश्किल होगा कि जो सामने बैठा जज है वो पैसा लेकर या मतलब पैसा लेकर न्याय कर रहा है। ये उनके लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है, इसलिए उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तो जब वहाँ पे विरोध स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, 22 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। एक 3 सदस्यीय टीम गठित की जाती है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक बड़े लॉयर्स और एक जो है वहाँ पे हाई कोर्ट के सिटिंग जज, तीनों की कंबाइंड कमेटी बनाई जाती है और उनके खिलाफ जांच स्टार्ट हो जाती है 22 मार्च को।
फिर क्या होता है, जस्टिस यशवंत वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है 22 मार्च को। तो जब जस्टिस यशवंत वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि उनको रीज़न बताएं कि ऐसा कैसे हुआ और इसका एक स्पष्टीकरण दें, तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा वो भोपाल में थे, उनके घर का कोई भी सदस्य दिल्ली में नहीं था, सारे लोग भोपाल में थे। तो वहाँ पे जो कैश बरामद हुआ है वो जस्टिस यशवंत वर्मा का नहीं है, वहाँ पे किसी ने प्लांट किया है, जो कि स्टोर रूम में चूँकि ये अमाउंट मिला है तो वो स्टोर रूम पब्लिक एक्सेस में है, वहाँ पे सबके एक्सेस में है, वहाँ पे जो काम करने वाले सबके एक्सेस में है, वो प्राइवेट नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी वहाँ पे आ जा सकता है। तो उन्होंने उसको जस्टिस यशवंत वर्मा की छवि को धूमिल करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए वहाँ पे ये प्लांट किया गया, उनको उनकी जो छवि है उसको ख़राब करने के लिए वहाँ पे ये अमाउंट वहाँ पे रखा गया, और फिर जिससे कि उनका जो रेस्पेक्ट है वो डैमेज हो। ऐसा उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा ने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, जो कि जब उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 24 मार्च को एक हाई कोर्ट के जज हैं, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट मैथ्यूज जे निदम्परा। तो इन्होंने क्या करते हैं, ये एक PIL दाखिल करते हैं, एक रिट याचिका दाखिल करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कि इनके खिलाफ जो FIR इनके खिलाफ क्या हो, एक FIR दर्ज किया जाए और पुलिस इसकी जांच करे, ना कि इंटरनल कमेटी या विभाग के लोग इसकी जांच करें। ऐसा ना करके एक FIR दर्ज किया जाए और थर्ड पार्टी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। तो इस पर सुनवाई हुई 28 मार्च को, जो PIL एडवोकेट निदम्बरा ने जो दाखिल किया था 24 मार्च को, इस पर सुनवाई होनी है 28 मार्च को इस पर सुनवाई हुई। तो जब इस पर सुनवाई हुई तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में ने इस पर अपनी इसको इनके PIL को खारिज करते हुए ये कहा कि ये जो PIL है ये प्री मैच्योर्ड है, बिकॉज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ऑलरेडी विभागीय जांच चल रही है, और उसके बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जब एक बार जांच कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ की जो जांच कमेटी है वो इसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, तो ये इस ऑप्शन रहेगा, वो FIR का ऑप्शन वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो ये जो रिट याचिका, ये जो PIL है, ये पूरी तरीके से प्री मैच्योर्ड है, तो इसको अभी इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको खारिज कर दिया, इस PIL को। और फिर क्या होता है, 25 मार्च को ये डिसाइड हो जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उनको तब तक कोई भी जब तक विभागीय जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उनको कोई भी न्यायिक जो टास्क है उनको असाइन नहीं किया जाएगा, तब तक उनको कोई भी न्यायिक टास्क असाइन नहीं किया जाएगा जब तक उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट सौंप नहीं दी जाती है। तो इसका जो वहाँ के जो वकील, जो वहाँ के बार काउंसिल के सदस्य हैं, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो क्या होगा, वहाँ के एडवोकेट्स इसका अनिश्चितकालीन मीन्स इंडेफिनिट स्ट्राइक पर वो चले जाएंगे, और वो यहाँ पे इसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे का डिब्बा नहीं, यहाँ पे कोई भी करप्ट ऑफिसर को प्लांट कर दिया जाए, तो इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। वहाँ के एडवोकेट्स ने ऐसा वहाँ पे डिसाइड किया, और उन्होंने कहा कि जब तक इनके खिलाफ जो जांच चल रही है, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक इनको कहीं पर भी पोस्टिंग न दी जाए, उनको दिल्ली हाई कोर्ट में ही रखा जाए। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे हैं, करप्शन के आरोप लगे हैं जिनके खिलाफ,
उन्होंने कुछ बड़े फैसले भी दिए हैं, जो कि हम देख सकते हैं 23 में उन्होंने एक फैसला दिया था कि जो गोल्ड है, गोल्ड क्या है, प्रोहिबिटेड आइटम है, वो क्या है, प्रतिबंधित वस्तु है, उसका हम आयात नहीं कर सकते आउट ऑफ इंडिया। और एक 23 में एक दूसरा उन्होंने एक जजमेंट और दिया था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट, उनके लिए जो कि आर्टिस्ट हैं या फिल्म मेकर हैं उनके लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट भी उन्होंने दिया था, उस पर भी उन्होंने जजमेंट दिया था। और 22 में एक उन्होंने जजमेंट दिया था जो कि काफ़ी जिसकी सराहना होती है, राइट टू प्रोसेस द फायरमैन, मीन्स जो जैसे वीपन रखना, आग्नेयास्त्र, जैसे बड़े जैसे मशीन गन या कोई ऐसा बड़ा हथियार रखना जो कि उसका जो है उसके विषय में उन्होंने एक जजमेंट दिया था 22 में। और एक बड़ा जजमेंट दिया था उन्होंने 2018 में डॉक्टर कफील खान, जिसको जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं। डॉक्टर कफील खान वही जो गोरखपुर हॉस्पिटल में कुछ बच्चे जिनको जो है इंसेफेलाइटिस बीमारी के चलते कुछ बच्चों की जो है डेथ हो गई थी, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया था, तो उनके खिलाफ वहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और डॉक्टर कफील खान को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। तो उनको बेल 2018 में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट ने ही दिया था, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था उस समय। और एक बड़ा जजमेंट 24 में आया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा जो रिट याचिका थी, दया याचिकाओं को खारिज कर दिया था और आयकर विभाग को पार्टी की आय की जांच करने की अनुमति दी थी। ये 2024 में ये जजमेंट दिया था। अब हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल हैं जो कि इम्पीचमेंट आर्टिकल फॉर इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कौन से प्राविधान हैं जो कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के लिए जो है जिनके तहत इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। तो हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी बनाए रखने के लिए आर्टिकल 121 और 211 के तहत क्या होता है, संसद और राज्य विधानसभाओं को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोका जाता है, क्योंकि जुडिशियरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उस पर जो है उस पर किसी भी तरीके से पॉलिटिकल दबाव उस पर ना बनाया जाए। इसके लिए आर्टिकल 121 और 211 के तहत संसद और राज्य की विधानसभाओं में न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से स्पेशली ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है। अब आर्टिकल 121 से लेकर के 147 यूनियन जुडिशरी, इसमें क्या होता है, ये अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं और इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की जो प्रोसीडिंग है उसके अधिकार को प्रभावित उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं और उनके अधिकार को परिभाषित करते हैं। तो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 में ये प्रोसीडिंग इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको जो है डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके लिए आर्टिकल 214 से लेकर के 231 में ये प्राविधान दिया गया है कि उनका जो है उनका कार्यकाल कब तक रहेगा, उनको कैसे हटाया जाए, इसकी प्रोसीडिंग कैसे लाई जाए, उनके कार्य क्षेत्र क्या हैं, ये आर्टिकल 214 से लेकर के 231 में डिफाइन किया गया है। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस हैं, लोअर कोर्ट के जजेस या डिस्ट्रिक्ट जजेस या CJM जो होते हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसा कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं या ऐसा कोई आचरण करते हुए पाए जाते हैं जो कि न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध है, तो उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, वो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 में डिफाइन किया गया है, उनके कार्यक्षेत्र को डिफाइन करता है और उनको टर्मिनेट करने की जो प्रोसीडिंग होती है इसमें डिफाइन की गई है। आर्टिकल 124 सेक्शन 4 में और 217/1 में क्या है, रिमूवल ऑफ जजेस के प्राविधान वहाँ पे प्रोसीडिंग बताई गई, वहाँ पे डिफाइन किया गया है। और दूसरा क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जो
दुराचार या किसी तरीके की अक्षमता, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया या उनसे मीन्स उसका एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, उनके खिलाफ जांच के आदेश जो दिए जाते हैं वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसके प्राविधान है, इसको डिफाइन किया गया है। और ये पाया जाता है, ये एविडेंस मिलता है कि यह समिति क्या होता है, दोषीपन की जांच और निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण न्यायालय की तरह कार्य करती है। और संसदीय अनुमोदन जो वहाँ पर रिपोर्ट तैयार करती है, वहाँ संसद को क्या होती है, उसको भेजती है। और महाभियोग की सफलता के लिए प्रस्ताव कैसे स्टार्ट किया जाता है कि उसमें वर्तमान सांसदों का एटलीस्ट 2/3 बहुमत क्या होता है अगर वहाँ पे मिलता है। जैसे वहाँ पे जब रिपोर्ट दी जाती है फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एक चर्चा होती है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको उनके महाभियोग या उनको टर्मिनेट करने के लिए जब ये बात चलती है तो संसद में इस पर चर्चा की जाती है और वहाँ पे वोटिंग कराई जाती है। अगर वोटिंग का जो बहुमत अगर 2/3 बहुमत अगर उनके पक्ष में रहता है, तो अगर उनको रिमूवल के पक्ष में रहता है तो यहाँ पे इसमें इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है और उनको टर्मिनेट किया जाता है। और जो भी आगे की जो भी जजमेंट होता है वो आगे की प्रोसीडिंग उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि प्रोसीडिंग वहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई लेकिन बहुमत में नहीं आया, जैसे कि अभी एक जज के खिलाफ ऑलरेडी हुआ था लेकिन वहाँ पे जो वोटिंग हुई वो बहुमत में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आई थिंक अप्रॉक्स उनको 96 वोट मिले थे, जबकि उसको वहाँ पे समथिंग 100 समथिंग होना चाहिए था। तो वो इम्पीचमेंट वहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ और तो वहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ वहाँ के हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं। तो इसका आउटकम क्या होता है, अगर वहाँ पे जो जस्टिस दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या होता है, महाभियोग सफलतापूर्वक पारित कर दिया जाता है और न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन यदि न्यायाधीश की कार्रवाई पूरी होने से पहले अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या होता है, जो जांच प्रक्रिया चल रही होती है वो वहीं पर उसको रोक दिया जाता है और उनको जो रिटायरमेंट का जो जितने भी लाभ मिलते हैं वो उनको दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए जांच हो रही है और उसी जांच के ड्यूरेशन में ही वो क्या होता है, अपने पद से इस्तीफा देते हैं स्वयं से, तो क्या होता है उनके खिलाफ जो तो उनको उनके खिलाफ जो जांच चल रही होती है तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दी जाती है और उनको जो रिटायरमेंट का जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे उनको दिए जाते हैं। ये कह सकते हैं एक बड़ी तरीके की चूक भी है जो कि हमारे भारतीय न्यायिक इतिहास में कई मामलों में इसका ये कई तरीके से ये कह सकते हैं एक लूप होल है जो कि हमारे जुडिशरी के लिए एक तरीके से ये कर्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो हाई कोर्ट के जज नहीं है या किसी लोअर कोई अदर अधिकारी है जो कि जिसके खिलाफ ऐसा पाया जाता है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उनको तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उनके जो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जो भी अपराध किया वो उनको उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये नहीं है, केवल उनको उनके पद से हटा दिया जाता है और उनको जो अगर मान लीजिए खुद से रिटायरमेंट वो ले लेते हैं, खुद से वहाँ पे वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, तो उनको रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं और उनको जो जांच चल रही होती है उसको एज इट इज़ वहीं पर रोक दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमने जो तथ्य कलेक्ट किए हैं वो कुछ बड़े न्यूज़ चैनल जैसे द हिंदू में पब्लिश हुए हैं, वहाँ से हमने लिए हैं, इंडिया टुडे से, ये आप देख सकते हैं, ये हमने रिसोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं। मान लीजिए कहीं पर हमसे कोई चूक हुई है तो आप इसका कमेंट में आप हमको बता सकते हैं जिससे कि हम आगे की इम्प्रूवमेंट अपना इसमें करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते रहेंगे।